प्यारे विद्यार्थियों, हर घर पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। पिछले टॉपिक में हमने सामाजिक इतिहास के बारे में चर्चा की थी। महाभारत से कुछ संदर्भ लिए थे। इसके साथ ही परिवार, विवाह, नातेदारी व्यवस्था के बारे में हमने बात की थी। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम गोत्र की बात करेंगे। गोत्र, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, वर्गीकरण, हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। अध्याय 3, जिसमें कि दूसरा भाग हम सामाजिक इतिहास महाभारत के संदर्भ से ले रहे हैं, और इसमें गोत्र, वर्ण, जाति और वर्ग के बारे में विशेष तौर से आज इस टॉपिक में बात करेंगे। अगर हम अपने प्राचीन इतिहास को देखें, धर्मशास्त्र और धर्मसूत्र की बात करें, अनेक ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों से इस संदर्भ को लें तो हमारे समाज में कई प्रकार के वर्गीकरण थे। 1000 ईसा पूर्व के बाद ही गोत्र व्यवस्था आरंभ हो गई थी। गोत्र वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, क्योंकि ऋषियों के ही वंशज सभी को माना जाता था। यह एक प्रकार की ब्राह्मणीय पद्धति थी और गोत्र के अनुसार ही वर्गीकृत समाज को किया गया था। सभी ऋषि के वंशज माने जाते थे और उस ऋषि के नाम पर ही गोत्र आगे चलते थे। आज भी हम देखते हैं कि कहीं शांडिल्य गोत्र है, कहीं कौंडल गोत्र है, कहीं गौतम है, कहीं वशिष्ठ है, कोई भारद्वाज है। ये सब ऋषियों के ही तो नाम थे, जिनके नाम पर आज भी वो गोत्र का प्रचलन चला हुआ है। गोत्र की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से कि स्त्रियों का गोत्र विवाह से पहले पिता का गोत्र माना जाता था और विवाह के बाद स्त्री का गोत्र पति का गोत्र स्त्री का गोत्र हो जाता था। अपने गोत्र में स्वगोत्री विवाह नहीं हो सकता था, लेकिन कुछ अपवाद भी इसमें देखने को मिले हैं। सातवाहन वंश के कुछ शासकों के जो नाम हैं उसमें देखते हैं कि कई गोत्र पिता के ही रखे हैं। कई रानियों ने विवाह के उपरांत भी पिता के गोत्र को ही चलाए रखा है। यह ब्राह्मणीय पद्धति के प्रतिकूल था, विपरीत था। और कई जगह ऐसा भी देखने को आया है कि सभी के गोत्र एक ही परिवार में विवाह के उपरांत भी वही गोत्र, एक समान गोत्र चलता है। अर्थात ये बहिर्विवाह के अनुरूप नहीं था। अपने ही गोत्र में विवाह का प्रचलन भी कुछ जगह था। और आज भी हम कुछ क्षेत्रों में देखते हैं अपने देश में कि अपने ही गोत्र में कई जगह विवाह होता है। निकट संबंधियों के साथ भी विवाह करने का प्रचलन आज भी है, लेकिन ये कुछ अपवाद थे। आमतौर पे तो अपने गोत्र में विवाह नहीं होता था। स्त्री का गोत्र विवाह से पहले पिता का गोत्र होता था और विवाह के बाद पति का गोत्र स्त्री का गोत्र बन जाता था। इसके साथ वर्ण व्यवस्था, हमारा जो समाज है वो 4 वर्णों में बांटा गया था। शायद ये श्रम विभाजन के लिए उस समय ऐसा प्रचलन चला होगा। मनुस्मृति में, धर्मसूत्र, धर्मशास्त्र में 4 वर्णों की बात कही गई है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण पहले से लेकर थे और इनके लिए काम भी बंटे हुए थे। ब्राह्मण के लिए शिक्षा से संबंधित कार्य थे, दान देना, दान लेना, वेदों का अध्ययन करना, राजा को सलाह देना। और क्षत्रियों का कार्य समाज की रक्षा करना था, राज्यों का संचालन करना था, शत्रुओं से सभी की रक्षा करना था। और वैश्यों का
व्यापार करना, कृषि करना, खेती बाड़ी करना, ब्याज पर धन देना, ये वैश्यों के कार्य थे। और चौथा जो वर्ग था शूद्र, उनका कला के क्षेत्र में एक लेबर वर्क जिसको कहते हैं, या तीन जो दूसरे वर्ण थे उनकी सेवा करने का कार्य शूद्रों को दिया गया था। इस प्रकार से सभी वर्णों को उनके कार्यों के अनुसार बांटा गया था और अपने कार्यों में सभी श्रेष्ठ होते थे। लेकिन समय के साथ इसका जो रूप है वो बिगड़ गया और इसने जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। और जाति प्रथा आज भी हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है। हिंदुओं की एक विशेषता ये है, पूरी दुनिया के जो समाजशास्त्री है वो भी इसका अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया से कुछ अलग सा ही समाज का रूप हमारे देश में, हमारे धर्म में देखा जाता है। तो जाति प्रथा ये अंग्रेजी भाषा के शब्द से कास्ट से लिया गया है, और कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द है, कास्टा, उससे ये अंग्रेजी शब्द कास्ट बना है, जिसे हम जाति का नाम हिंदी में देते हैं। और इस कास्टा शब्द का अर्थ पुर्तगाली भाषा में नस्ल या प्रजाति है, अर्थात ये जाति एक ऐसा समूह है जिसका अर्थ प्रजाति या जन्मजात भिन्नता से है। अर्थात व्यक्ति एक कास्ट में वही माना जाएगा जो जन्म से आधारित है। जिस जाति में जन्म लिया है वो उसी में आजीवन माना जाता है, इसे बदला नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर इसे नहीं बदल सकता है। और वही जो पहले 4 वर्ण थे वो अब जाति का रूप ले लिया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 बड़े वर्गों में बांटा गया है। इनसे भी परे कुछ श्रेणियां मिलती है। शूद्रों से भी निम्न श्रेणी में कुछ अंत्यंज नाम के वर्ग है, उन्हें इनसे भी निचले स्तर पर रखा गया है। और जाति के आधार पर ही काम धंधे बांटे जाते थे उस समय, इसीलिए उनकी एक काम धंधे में प्रवीणता हो जाती थी, उनका कौशल उसी क्षेत्र में बढ़ जाता था। लेकिन समय के साथ इसके कुछ दोष भी देखने को मिले। कई प्रकार के प्रतिबंध, छुआछूत, ये समय के साथ जाति प्रथा ने ले लिए। और ये एक बंद समूह है, इसे आप अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से नहीं बदल सकते हैं। जाति, जिस जाति में जन्म लिया है उसी जाति के नाम से आपको आजीवन जाना जाएगा। इसके गुण और दोष की अगर हम बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कहा जाए तो जाति प्रथा के गुण और दोष, इसके जो लाभ देखे गए हैं ऋषि मुनियों ने, जाति प्रथा का जब आरंभ ये हुआ था, शायद उसके पीछे एक अच्छी सोच रही होगी। श्रम विभाजन इसका एक मुख्य उद्देश्य लगता है कि सभी को काम बांट दिए, सभी उस फील्ड में अपने आप को प्रवीण बन जाएंगे, उसी क्षेत्र में अपने आप को कुशलता वो पाएंगे। इसीलिए इसका जो पहला एक गुण हमें आज भी दिखता है वो व्यवसाय संबंधी निपुणता है। जिस व्यवसाय से माता पिता होते थे उसी व्यवसाय में उसके वंशज भी आगे काम करने लगते थे, तो उन्हें माता पिता और अपने पूर्वजों का एक अनुभव आरंभ से ही मिलने लगता था और समय के साथ वह उसमें काफ़ी एक्सपर्ट भी हो जाते थे। एक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, अपनी जाति में अपना एक समूह बन जाता था जिसमें कभी भी अगर कोई अनहोनी घटना हो जाती है, किसी भी कष्ट को सहन करना पड़े, तो वो सब सामूहिक रूप से उन्हें विश्वास रहता था कि हम अपनी जाति के समूह में उस सुख दुख को बांट सकते हैं, और एक हिम्मत बनी रहती थी। तो सामाजिक सुरक्षा की भी एक गारंटी बनी रहती थी इस जाति प्रथा के द्वारा। रक्त की शुद्धता इसमें कहा गया है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि अपनी ही जाति में विवाह करने के उपरांत हमारा जो रक्त है वो शुद्ध रहता है, कोई उसमें बाहर से कोई उसमें अंतर नहीं आ सकता है। लेकिन आज विज्ञान इतना पढ़ने के बाद हमें कुछ इस पर प्रश्न चिन्ह लगने लाजमी हैं
कि रक्त की शुद्धता किस प्रकार से रहती होगी। लेकिन उस समय के लोगों का ये मानना था कि अपने ही जाति में विवाह करने से रक्त की शुद्धता बनी रहती है। मानसिक सुरक्षा हमें बनी रहती थी, क्योंकि मालूम होता था कि हमें ये कार्य करना है, हमें इस फील्ड में व्यवसाय करना है। तो एक मालूम था पहले से ही कि हमें क्या करना है। भविष्य के लिए कोई योजना, अलग योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होती थी। एक बढ़ई का पुत्र को पता था कि मुझे इस तरह से काम करना है जो मेरे पूर्वजों ने भी किया है। एक ब्राह्मण के पुत्र को पता था कि मुझे इस तरह से शास्त्रों का अध्ययन करना था, बल्कि जन्म से ही वह गुण उनको मिलने लग जाते थे। व्यवहार पर नियंत्रण, अपने व्यवहार में वो पहले से ही नियंत्रित रहते थे। उन्हें मालूम था कि हमें किस प्रकार का व्यवहार समाज में करना है, हमारे लिए क्या सीमाएं बांधी गई है, हमारे लिए कौन से क्षेत्र सीमित कर दिए गए हैं। तो उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार सभी व्यक्ति व्यवहार करने लगते थे। और सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा गुण जो है इसका, वो श्रम विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबर। सबको मालूम था कि कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, और उस तरह से वह अपने क्षेत्र में काफ़ी एक्सपर्ट भी हो जाते थे। राजनीतिक स्थिरता राज्य में बनी रहती थी, क्योंकि सब अपने अपने काम, अपनी अपनी ड्यूटी में सब लगे रहते थे। राज्यों की रक्षा का काम सबको पता था कि क्षत्रियों ने करना है। व्यापार के काम में सब वैश्यों का ही वो काम रहता था। तो इस प्रकार से सब अपने अपने काम में लगे रहते थे और दूसरे के काम में दखल नहीं रहते थे, देते थे। और जिससे कि राजा भी को भी विश्वास रहता था कि ये मेरा ही काम है, मुझे ही करना है। वो निश्चिंत रहता था कि मुझे कोई बाहरी दखल इसमें नहीं होने वाली है। तो एक राजनीतिक स्थिरता भी बनी रहती थी। लेकिन इसके दोष भी समय के साथ बहुत देखने मिले हैं। सबसे बड़ा दोष तो छुआछूत को प्रोत्साहन, जो अस्पृश्यता की भावना हमारे समाज में समय से बनी आ रही है। खासतौर से जो दमित जातियां थी, जिसको चौथा वर्ग कहते हैं, शूद्र जाति के लोगों के साथ कई तरह के भेदभाव होने लगे, उनके साथ कई तरह का प्रताड़ना भी होने लगी। ये इसका सबसे बड़ा जाति प्रथा का दोष आज भी हम कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो शोषण दमित जातियों का होता रहता था, और सामाजिक एकता में रुकावट, एक डिवीजन बन गया था, एक खंडात्मक विभाजन पूरे समाज में बन जाता था। और एकता, जो एक यूनिटी होनी चाहिए पूरे देश में, पूरे समाज में, वो कई बार नहीं बनी रहती थी। और कई बार बाहरी आक्रमण भी जब होते थे तो वो उसका लाभ उठाते थे, एक जाति विशेष को प्रलोभन दे के उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते थे कि वे दूसरे समाज के वर्गों के साथ अलग हो जाते थे और उन्हीं के दुश्मन बन जाते थे। तो एक खंडात्मक विभाजन देखने को मिलता है इसमें। कार्यकुशलता में बाधक, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल एक ब्राह्मण का पुत्र ही सब वेदों का अध्ययन कर सकता है। अगर हो सकता है कि किसी दूसरी वैश्य या शूद्र में से भी उसका अध्ययन करने में उसका शौक हो, तो वो नहीं कर पाता था। तो और हो सकता है कि कोई ब्राह्मण का वंशज वो दूसरे कार्यों, बढ़ईगिरी कर सकता है, या साज का काम कर सकता है, बर्तन बनाने का काम करना उसको अच्छा लगता हो, लेकिन वो नहीं कर पाता था। और उसको हो सकता है कि उसको वेदों का अध्ययन करने में कोई शौक ही ना रहता हो, तो उसे जबरदस्ती वहाँ वेदों का अध्ययन करने लगा दिया जाता था। और एक कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि वेदों का अध्ययन कर सकता है, उसे वो नहीं करने दिया जाता था। तो उसमें एक जो अपनी एक्सपर्टीज, अपना जो एक टैलेंट होता है, वो छुप जाता था। जाति एक बंद समूह है, ये भी एक बहुत बड़ा दोष इसका है। आपने जिस जाति में जन्म ले लिया, आपको उसी में रहना है। आप कोई दूसरा कार्य अगर करना चाहते थे वो नहीं कर सकते थे। एक दूसरे जाति में आप प्रवेश नहीं कर सकते थे। तो एक बंद समूह है। जाति चेतनता, उनको कॉन्शियसनेस उनके मन में रहती थी हमेशा कि हम इस जाति के हैं, हमें यही काम करना है, हमारे लिए ऐसे प्रतिबंध हैं, हम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं, हम ये नहीं कर सकते। तो एक चेतनता हमेशा जो है हमारे मन में जाति विशेष के लोगों में बनी रहती थी, और एक बाधक बनती थी उसके विकास में, उसके सर्वांगीण विकास में, उस व्यक्ति के विकास में वो हमेशा से एक बाधक बनती थी।
और हिंदू समाज का विखंडन हुआ है, खंडात्मक विभाजन इसमें हुआ है। 4 अलग अलग जातियों में बंट करके इसमें एक दूसरे से कुछ दूरियां भी समय के साथ सब जातियों में बनती रही है। लेकिन इसके विपरीत वर्ग, अब जाति जन्म पर आधारित है और वर्ग आपके कौशल पर आधारित है, आपके स्टेटस पर, समाज में आपका क्या स्थान है उसके आधार पर वर्गीकरण होता है, उसे हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग केवल हिंदू समाज की बात नहीं है, ये पूरे विश्व में हर वर्ग समाज में, दुनिया के हर कोने में आपको वर्गीकरण समय से, बहुत पहले से लेकर ये देखने को मिलते हैं। और जो वर्ग है वह सामाजिक स्थिति के आधार पर दूसरों से पृथक करता है। विश्व के सभी समाजों में वर्ग पाए जाते हैं। वर्ग ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है जो एक दूसरे को समान समझते हैं। ये लिंग के आधार पर वर्ग बन सकते हैं, आय के आधार पर वर्ग बन सकते हैं, आपके व्यवसाय के आधार पर वर्ग बन सकते हैं। जो समाज में एक समान व्यक्ति हैं उनका एक अलग वर्ग बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यापारी है, कोई सोने का व्यापार करते हैं तो उनका एक वर्ग बन गया, अलग से वर्ग बन गया। कोई किसान है, बड़े प्रगतिशील किसान हैं, खेती बाड़ी कैसे करते हैं, अपना आदान प्रदान विचारों का करते हैं, तो उनका, किसानों का एक अलग से वर्ग बन गया। कोई निचले तबके, गरीब तबके के हैं तो उनका एक अलग से ही वर्ग होता है। तो एक उच्च वर्ग का व्यक्ति एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ कई बार उनके बीच में एक खाई सी बन जाती है। तो वर्गीकरण सभी समाज की एक विशेषता होती है। इसमें उतार चढ़ाव बने रहते हैं। यह कोई बंद समूह नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक बहुत धनी व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यापारी जो कि दुनिया में नाम हो, वैसा नहीं है कि वो कभी गरीब नहीं हो सकता है। हो सकता है कि वो एक धनी वर्ग से निकल करके अगर उस समय के साथ वह गरीबी की उसको देखना पड़े तो वो किसी दूसरे वर्ग में जा सकता है। और एक गरीब व्यक्ति, एक असहाय व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर ऊंचा उठता है तो वो उस वर्ग में शामिल हो सकता है जिस वर्ग में कभी उच्च वर्ग के लोग रहते हैं। और इसमें ऊंच नीच की भावना तो रहती ही है। जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो थोड़ी से एक दायरा तो बनता ही है, बन जाता है, एक डिस्टेंस जरूर बन जाता है। उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग, अलग अलग वर्गों में एक डिस्टेंस समय के साथ बनता है। वर्ग चेतनता, कॉन्शियसनेस उनको भी रहती ही है कि हम धनी हैं, या कोई गरीब होगा तो वो उसके मन में ये रहेगा कि हम बहुत गरीब हैं, हम उनके बीच नहीं बैठ सकते हैं। तो एक कॉन्शियसनेस इस वर्ग की भी बनी रहती है। सामाजिक दूरी एक दूसरे के वर्ग में वो निश्चित बनती है, जिसकी बात हमने पहले भी की है। लेकिन ये मुक्त व्यवस्था है, ये बंद समूह नहीं है, ये खुला समूह है। आप मेहनत के बल पर देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, बड़े बड़े नेता बन सकते हैं, बहुत धनी व्यापारी बन सकते हैं, एक विद्वान बन सकते हैं, बहुत बड़े शिक्षाविद बन सकते हैं, बहुत बड़े वैज्ञानिक अपने मेहनत के बल पर बन सकते हैं। और उनका एक अलग ही स्टेटस होता है, एक अलग समूह होता है जो एक अलग वर्ग का निर्माण करता है। ये जन्म पर आधारित नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस परिवार में जन्म लिया है आप उसी में रहेंगे। आप अपनी मेहनत के बल पर कहीं भी पहुंच सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो जन्म पर आधारित नहीं है, यह एक खुला समूह है। आप यहाँ देख सकते हैं एक धनी व्यक्ति और एक मध्यम वर्ग और एक गरीब व्यक्ति, इस तरह से हमारे समाज में अलग अलग वर्गीकरण बनते हैं। ये पूरे विश्व का की एक विशेषता है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जाति और वर्ग में क्या अंतर है। जाति एक बंद समूह है। जिस जाति में जन्म लिया है आप उससे मेहनत के बल पर भी आप किसी दूसरी जाति में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। जाति जन्म पर आधारित है। जाति अंतर्विवाही है। जाति में अभी तक ये देखते आए थे कि अपने ही जाति में सभी विवाह करते थे।
ये इसका एक बाधा भी है, बाधक भी साबित होता है राष्ट्रीय एकता में, हमारी सामाजिक एकता के लिए ये बाधक भी साबित होता है। व्यवसाय इसमें निश्चित होते हैं। जो आपको काम करना है वही, जो जन्म से पता है कि हमें ये काम करना है, वही आजीवन उसके लिए आप तैयार रहते हैं कि हमें ये व्यवसाय करने हैं। और लेकिन इसमें एक इसका सबसे बड़ा दोष जो है वो छुआछूत के इसमें बड़े कठोर नियम हैं। इसमें कई भेदभाव, अस्पृश्यता, समय के साथ इस तरह के भेदभाव भी, प्रताड़ना कई तरह के देखने को मिलते हैं जाति में। लेकिन वर्ग में, वर्ग एक खुला समूह है, आप किसी भी वर्ग में प्रवेश अपनी मेहनत के बल पर कर सकते हैं। ये जन्म पर आधारित नहीं है। आप जन्म चाहे किसी भी परिवार में लिया हो, किसी भी जाति में लिया हो, आप दूसरे वर्ग में कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। वर्ग अंतर्विवाही नहीं है। वहाँ जो स्टेटस है, वहाँ तो स्टेटस देखा जाएगा केवल, वो अपनी जाति का उसमें ये ध्यान नहीं रखा जाएगा कि हमें अपनी ही जाति में विवाह करना है। वो अंतर्विवाही नहीं है, उसमें बहिर्विवाह भी किया जा सकता है, अपनी जाति से बाहर भी विवाह कर सकते हैं। व्यवसाय निश्चित नहीं होते हैं, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एक व्यापारी का बेटा जो है वो व्यापारी ही बनेगा। वो अपना कोई भी क्षेत्र चुन सकता है और उसमें अपना व्यवसाय कर सकता है। और इसमें अस्पृश्यता जैसी कोई बुराई, छुआछूत की जैसी कोई बुराई का कोई स्थान वर्ग में नहीं है, जबकि जाति में अस्पृश्यता का स्थान है। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर गोत्र के बारे में पढ़ा है, वर्ण व्यवस्था, चार वर्णों के बारे में हमने पढ़ा है, और समय के साथ उन्होंने जाति का रूप ले लिया था। उन जातियों के गुण और दोष आज हमने यहाँ बात की है। और इसके साथ ही हमने वर्ग की भी बात की है। जाति और वर्ग में क्या अंतर है? जाति जन्म पर आधारित है, लेकिन वर्ग जो है वो खुला समूह है, उसमें जन्म का कोई आधार नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आज हमने यहाँ पर लिया है। इन टॉपिक्स को आप ध्यान से सुनते, समझते और पढ़ते रहिए, और मुख्य बिंदुओं को कॉपी में भी ज़रूर नोट करें। जो कार्यपत्रक यहाँ दिया जा रहा है उसे भी आप कॉपी में लिखते जाइए, और अपने विषय अध्यापक से उसके बारे में सलाह मशविरा भी कर सकते हैं, और समय समय पर उसकी चेकिंग भी करवा सकते हैं। और कोरोना का समय है, एक शारीरिक दूरी सभी के साथ सामाजिक दूरी नहीं बनानी है। आज हमने इसी विषय के बारे में पढ़ा है। आपने समाज में एक दूसरे से दूरी बिल्कुल भी नहीं बनानी है, लेकिन शारीरिक दूरी जो है वो ज़रूर बनानी है इस समय में। और मास्क, हम देखते हैं कि मास्क को ठीक तरह से नहीं पहना जाता है। जिस तरह से एक नियम बने हुए हैं, उन नियम को का पालन करिए, उन मास्क को ठीक तरीके से पहनिए, शारीरिक दूरी बनाइए, लेकिन सामाजिक दूरी नहीं बनाइए।